This is Pot Spread. नमस्कार। समाजशास्त्र में कई सिद्धांत हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विकास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देते हैं। आज हम ऐसे ही एक शक्तिशाली विचार कैपेबिलिटी अप्रोच को समझेंगे। ये अप्रोच विकास को सिर्फ पैसों या आंकड़ों में नहीं तौलता, बल्कि इंसानी जिंदगी की असल आजादी और क्षमताओं से मापता है। तो चलिए इसे गहराई से जानते हैं। चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक अमीर देश हमेशा एक विकसित देश होता है? सोचिए, क्या बहुत सारा पैसा, ऊंची ऊंची इमारतें और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ही डेवलपमेंट का असली पैमाना है? यही वो सवाल है जिसके जवाब की तलाश में कैपेबिलिटी अप्रोच की शुरुआत हुई। देखिए, पारंपरिक तौर पर हम सब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से किसी देश की तरक्की को मापते हैं, लेकिन जीडीपी हमें सिर्फ ये बताती है कि देश में कितना पैसा बन रहा है। ये हमें ये नहीं बताती कि लोग कितने खुश हैं, कितने स्वस्थ हैं या कितने आज़ाद हैं। ये स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे सबसे ज़रूरी पहलुओं को तो गिनती में ही नहीं लेती, और इसीलिए ये विकास की एक बहुत ही अधूरी तस्वीर दिखाती है। तो आज की हमारी चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। हम जीडीपी से आगे बढ़कर एक नए नजरिए को देखेंगे, फिर अमर्त्य सेन और मार्था नुसबाम के मूल विचारों को समझेंगे, देखेंगे कि असल दुनिया में ये अप्रोच कैसे काम करता है, इसकी आलोचनाओं और समाजशास्त्रीय महत्व पर नजर डालेंगे, और अंत में आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता को परखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अप्रोच के सबसे बड़े नाम की, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन। सेन ने ही डेवलपमेंट एज फ्रीडम यानी विकास का मतलब स्वतंत्रता का विचार दुनिया के सामने रखा। उनकी सोच पर 1943 में हुए बंगाल के भयानक अकाल का बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने देखा कि अकाल सिर्फ अनाज की कमी से नहीं, बल्कि लोगों की उस अनाज तक पहुंच न होने और सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ था। यहीं से उन्हें समझ आया कि विकास का मतलब सिर्फ संसाधन होना नहीं, बल्कि लोगों की उन तक पहुंच होना है। अब सेन के सिद्धांत में दो शब्द बार बार आते हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहला है फंक्शनिंग्स। फंक्शनिंग्स का सीधा सा मतलब है वो काम जो एक इंसान असल में कर पा रहा है, या वो अवस्था जिसमें वो जी पा रहा है। ये असल में हासिल किए गए नतीजे हैं, जैसे अच्छा और पौष्टिक खाना मिलना, एक अच्छी नौकरी होना, या फिर अपने समाज के कामों में हिस्सा लेना। ये सब फंक्शनिंग्स हैं। और दूसरा और शायद सबसे जरूरी शब्द है कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटी का मतलब है किसी व्यक्ति के पास मौजूद वास्तविक स्वतंत्रताएं या अवसर जिनके जरिए वो अपनी मनचाही फंक्शनिंग्स को हासिल कर सकता है। ये सिर्फ क्षमता नहीं, बल्कि चुनने की आज़ादी है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास एक साइकिल है। साइकिल एक संसाधन है, लेकिन क्या वो उस साइकिल से कहीं भी आज़ादी और सुरक्षा के साथ आ जा सकता है? ये आ जा सकने की वास्तविक स्वतंत्रता ही उसकी कैपेबिलिटी है। इस टेबल से ये अंतर और भी साफ हो जाता है। फंक्शनिंग एक उपलब्धि है, जबकि कैपेबिलिटी उस उपलब्धि को हासिल करने का अवसर या मौका है। जैसे पेट भरा होना एक फंक्शनिंग है, लेकिन भोजन तक पहुंच होना और ये चुनने की आज़ादी कि क्या खाना है, ये एक कैपेबिलिटी है। इसी तरह वोट डालना एक फंक्शनिंग है, पर एक ऐसे देश में रहना जहां वोट देने का अधिकार हो, ये एक कैपेबिलिटी है। एग्जाम के लिहाज से ये अंतर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सेन के लिए विकास का असली मतलब है इन स्वतंत्रताओं को बढ़ाना। उन्होंने स्वतंत्रता को 5 मुख्य भागों में बांटा है। आर्थिक स्वतंत्रता, जैसे नौकरी और बाजार तक पहुंच। सामाजिक स्वतंत्रता, जैसे अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। राजनीतिक स्वतंत्रता, जैसे बोलने की आज़ादी। सुरक्षात्मक स्वतंत्रता, जो हमें भूखमरी या बेरोजगारी से बचाए। और पारदर्शिता की स्वतंत्रता, जैसे आरटीआई के जरिए सरकार से जानकारी मांगने का हक। और ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। अब इस कहानी में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचारक आती हैं, दार्शनिक मार्था नुसबाम। नुसबाम ने सेन के आर्थिक ढांचे को एक मजबूत दार्शनिक और नैतिक आधार दिया। उनका मानना था कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये भी तय करना होगा कि एक न्यायपूर्ण समाज के लिए कौन सी बुनियादी क्षमताएं हर इंसान के पास होनी ही चाहिए। तो नुसबाम ने एक कदम आगे बढ़कर 10 ऐसी सेंट्रल कैपेबिलिटीज की एक लिस्ट ही बना दी। इसमें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक सुरक्षा जैसी बुनियादी चीजें हैं। साथ ही सोचने, कल्पना करने, महसूस करने, तर्क करने जैसी मानसिक क्षमताएं भी शामिल हैं।
उनका मानना है कि ये एक यूनिवर्सल लिस्ट है और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये 10 चीजें तो न्यूनतम जरूरत हैं। तो सेन और नुसबाम के बीच का ये जो डिबेट है ये बहुत दिलचस्प है और अक्सर इस पर सवाल भी बनते हैं। देखिए, सेन का अप्रोच ज्यादा लचीला है। वो कहते हैं कि हर समाज को खुद तय करना चाहिए कि उनके लिए क्या जरूरी है। वहीं नुसबाम एक फिक्स्ड यूनिवर्सल लिस्ट देती है जिसे वो कहती हैं कि हर देश के संविधान में शामिल होना चाहिए। सेन एक अर्थशास्त्री के तौर पर एक फ्रेमवर्क देते हैं, जबकि नुसबाम एक दार्शनिक के तौर पर संवैधानिक गारंटी की बात करती हैं। तो ये सब तो हो गई थियरी की बातें, पर क्या इस अप्रोच का असल दुनिया में कोई असर है? बिल्कुल है। यह सिद्धांत सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने दुनिया भर की नीतियों और सूचकांकों को गहराई से प्रभावित किया है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका सबसे बड़ा और सबसे जाना-माना उदाहरण है HDI, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे सेन ने महबूब उल हक के साथ मिलकर बनाया था। ये GDP से आगे जाकर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को मापता है। अगर भारत की बात करें तो हमारा HDI स्कोर 1990 में 0.438 था, जो 2022 में बढ़कर 0.633 हो गया। ये साफ तौर पर प्रगति को दिखाता है। लेकिन रुकिए, 0.633 ये एक औसत नंबर है। क्या ये औसत हमें पूरी सच्चाई बताता है? क्या देश के अंदर जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है, जो असमानताएं हैं, वो इस एक नंबर में कहीं छिप तो नहीं जाती? कैपेबिलिटी अप्रोच हमें इन्हीं औसत आंकड़ों के पार देखने को कहता है। और जैसे ही हम असमानता को इस तस्वीर में लाते हैं, देखिए क्या होता है। भारत का HDI स्कोर 0.633 है, लेकिन जब हम इसे असमानता के लिए एडजस्ट करते हैं तो ये गिरकर 0.475 पर आ जाता है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। ये साफ दिखाता है कि विकास का फायदा समाज के सभी लोगों तक बराबर नहीं पहुंच रहा है, और यही कैपेबिलिटी अप्रोच की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्लोबल इंडेक्स तक ही सीमित है। भारत में कई बड़ी नीतियां इसी सोच से प्रेरित हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार कानून, जो बच्चों की सोचने और कल्पना करने की क्षमता को बढ़ाता है। मनरेगा, जो लोगों को आर्थिक आज़ादी और सुरक्षा देता है। आयुष्मान भारत, जो शारीरिक स्वास्थ्य की कैपेबिलिटी को मजबूत करता है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी एजेंसी बढ़ाता है। अब जैसा कि किसी भी बड़े सिद्धांत के साथ होता है, कैपेबिलिटी अप्रोच की भी कुछ आलोचनाएं हैं, और एक मजबूत संतुलित समझ बनाने के लिए इसकी कमियों और ताकतों दोनों को जानना बहुत जरूरी है, खासकर जब विश्लेषणात्मक सवालों के जवाब देने हों। इसकी कुछ मुख्य आलोचनाएं इस तरह हैं। 1. आलोचक कहते हैं कि सेन का सिद्धांत इतना लचीला है कि इसे लागू करना और मापना मुश्किल है, जबकि नुसबाम की लिस्ट बहुत ज्यादा कठोर और फिक्स्ड है। 2. नुसबाम की लिस्ट पर यह भी आरोप लगता है कि ये पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और दूसरी संस्कृतियों पर थोपी जा रही है। 3. भावनात्मक कल्याण या सामाजिक जुड़ाव जैसी क्षमताओं को आप नंबरों में कैसे मापेंगे, ये बहुत मुश्किल है। और आखिर में मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि ये व्यक्ति पर ज्यादा फोकस करता है और वर्गीय शोषण जैसे बड़े संरचनात्मक मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है। इन आलोचनाओं के बावजूद इस अप्रोच का समाजशास्त्र के लिए जो महत्व है वो जबरदस्त है। इसने गरीबी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। अब गरीबी सिर्फ कम आमदनी नहीं, बल्कि कैपेबिलिटी डेप्रिवेशन है, यानी क्षमताओं से वंचित होना। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं, बल्कि मौकों और आज़ादी की कमी है। ये सोच हमें जेंडर, जाति और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को एक नए और शक्तिशाली फ्रेमवर्क से देखने में मदद करती है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि क्या ये सिद्धांत आज भी उतना ही जरूरी है, आज की 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों के बीच? चलिए इसकी प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब है हाँ, शायद आज ये पहले से भी ज्यादा जरूरी है। आज दुनिया जिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी SDGs पर काम कर रही है, उनकी नींव में यही मानव केंद्रित सोच है। क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौती में यह हमें जलवायु न्याय की याद दिलाता है। डिजिटल डिवाइड के दौर में ये टेक्नोलॉजी तक पहुंच को एक बुनियादी आज़ादी के तौर पर देखता है। और कोविड जैसी महामारी के बाद ये हमें बताता है कि रिकवरी का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना नहीं, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की क्षमताओं को फिर से बनाना है। अमर्त्य सेन ने खुद इसे बहुत खूबसूरती से अपनी किताब डेवलपमेंट एज फ्रीडम में कहा है।
विकास का सरोकार इस बात से ज्यादा होना चाहिए कि हम जो जीवन जीते हैं उसे कैसे बेहतर बनाया जाए और जिन स्वतंत्रताओं का हम आनंद लेते हैं उन्हें कैसे बढ़ाया जाए। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, विकास का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास क्या है। विकास का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या बन सकता है। असल में ये मानवीय स्वतंत्रता का विस्तार है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर विकास का मतलब स्वतंत्रता है तो 21वीं सदी की वो सबसे बड़ी अस्वतंत्रता या अनफ्रीडम क्या है जिससे हम सबको मिलकर लड़ने की जरूरत है? इस पे जरूर सोचिएगा।